यूपीएससी के एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह यह होती है कि ऑप्शनल कौन सा सेलेक्ट करें, कौन से ऑप्शनल से अधिक मार्क्स मिल सकते हैं, किस ऑप्शनल से हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविरल तिवारी आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी आपका स्वागत करता हूं द मेंटर फैक्ट्री में। और आज हम बात करेंगे यूपीएससी ऑप्शनल कैसे चुने इसके बारे में। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट होता है वो 500 मार्क्स का होता है, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। ऑप्शनल के सब्जेक्ट की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि ये आपको मुख्य सूची से बाहर भी रख सकता है और मुख्य सूची के अंदर भी ला सकता है। हम सब ये भी जानते हैं कि जो जीएस के पेपर्स होते हैं और मेंस में उनमें मार्किंग होती है वो जनरल मार्किंग होती है। लगभग औसतन मार्क होते हैं, अगर आप लिस्ट में देखोगे तो उनके सबके मार्क्स एक दूसरे के आसपास ही होंगे, जो 400 से 450 के बीच में रेंज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मार्जिन क्रिएट करता है वो होता है आपका ऑप्शनल का सब्जेक्ट। अगर आपके ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आए तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। अगर आपके ऑप्शनल में मार्क्स कम है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत क्षीण हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि ऑप्शनल किन तथ्यों के पर आधारित होना चाहिए, किन टॉपिक्स को हमें कंसीडर करना चाहिए, किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए ऑप्शनल का सिलेक्शन करते हुए, तो मैं आपको 3 पॉइंट्स यहां पर बताने की कोशिश करूं। सबसे पहला पॉइंट ऑप्शनल सेलेक्ट करते वक्त जो आपको ध्यान रखना है वह यह रखना है कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपकी रुचि किस विषय में है, किस सब्जेक्ट में। दरअसल अक्सर क्या होता है कि हम जब ऑप्शनल चूज करने जाते हैं तो हम ऑप्शनल किस तरीके से चूज करते हैं। एक जनरल स्टूडेंट की बात करूं तो वो सोचता है कि सर मैंने ग्रेजुएशन इसमें किया हुआ है, सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इस XYZ सब्जेक्ट में किया हुआ है, इस वजह से इसकी हेल्प मिलेगी हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेने में और वहां पर काम करना। लेकिन मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं ये बहुत गलत तरीका होता है। हाँ, नो डाउट इसका लाभ मिलता है, इसके फायदे मिलते हैं, बट ये सब कुछ नहीं होता। तो इसीलिए अगर आप यूपीएससी में ऑप्शनल चूज करने जा रहे हो तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखो कि जो भी जीएस के सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो या जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया है, क्या उसमें आपकी रुचि है, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है। सबसे पहला चीज यहां पर, सबसे पहला फोकस आपका इसी बात पर होना चाहिए। रुचि के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है क्या उसका कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। देखिए, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है और आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट नहीं है तो उस तैयारी को पॉलिश करने में, उस तैयारी को ब्रशअप करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर किसी की तैयारी आपके पास कम है लेकिन कंटेंट अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है, तो इजीली आप उसको पॉलिश कर सकते हो, इजीली वहां पर आप मार्क्स गेन कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो आपका अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यूपीएससी में ऑप्शनल चूज करते वक्त। और तीसरा फैक्टर जो यहां पर होता है वो आपका फैक्टर होता है कि हम अगर ऑप्शनल चूज करने जा रहे हैं तो क्या उसकी मार्केट में गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि गाइडेंस का अवेलेबल होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शनल अपने आप में बहुत बड़ा होता है, आप उसमें मास्टर्स लेवल तक जाते हैं और अगर आप सब पढ़ने जाएंगे, अपने ही स्तर पर आप सब पढ़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भटक जाएंगे, आपको समय ज्यादा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद पढ़ नहीं सकते, स्वयं पढ़ नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समय अधिक लग जाता है। और क्योंकि आपको अधिक समय लग जाता है इस वजह से आप कहीं भटक सकते हैं, आपका जो है ड्यूरेशन टाइम एक्सटेंड। इसी वजह से बेहतर है कि आप यहां पर चेक कर ले कि क्या मार्केट में उसके लिए गाइडेंस अवेलेबल है या गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। अगर मार्केट में गाइडेंस अवेलेबल है तब तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं अवेलेबल है तो एक बार उस विषय के बारे में सोच। हालांकि यहां पर कई और छोटे फैक्टर होते हैं, कई छोटे कारक होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर मैंने एक चीज बहुत कॉमन नोटिस की है, वो ये होती है कि बच्चे ऑप्शनल चूज कर लेते हैं जोश जोश में कि उनके फ्रेंड ने कोई ऑप्शनल लिया हुआ है, उनको किसी टीचर का पढ़ाया हुआ बड़ा अच्छा लगा, इस वजह से उन्होंने ऑप्शनल ले लिया। उन्होंने उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं की, उन्होंने उसके बारे में कोई पीवाईक्यू नहीं देखा, उसके बारे में कोई सिलेबस एनालिसिस नहीं की, और वो जाते हैं बस रैंडमली ऑप्शनल चूज कर। जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्शनल चूज किया क्योंकि कई टीचर्स हमें मिले जिन्होंने कहा कि हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल बहुत अच्छा होता है, उसको चूज पढ़ो, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और कुछ सिनेरियो ऐसा था कि 2016, 17, 18 के फेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेज भी ज्यादा था क्योंकि मार्क्स अच्छे आ रहे थे। मैंने चूज किया, पढ़ना शुरू किया, बट एक डेढ़ महीने बाद ही मुझे समझ में आ गया कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, यहां पर मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा। और इसी वजह से बाद में मैंने ऑप्शनल चेंज करके अपना ऑप्शनल, जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी था, गाइडेंस भी अवेलेबल था, पढ़ने में भी मजा आ रहा था, चीजें याद भी हो रही थी, आंसर भी लिख पा रहा था, और पीवाईक्यू एनालिसिस में मैं वहां पर कुछ स्कोर भी कर पा रहा था। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी होती हैं जिनके बारे में जनरली जानकारी नहीं होती,
आप मार्केट में जाओगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, तो अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको वही ऑप्शनल बेचने की कोशिश करेंगे, वही ऑप्शनल चिपकाने की कोशिश करेंगे, जो उनके पास अवेलेबल है, क्योंकि उनको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। और अपनी जगह पर वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो बिज़नेस करने ही बैठे हैं, उनको बिज़नेस ही करना है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या आपको इस बारे में जानकारी है या जानकारी नहीं है? क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप कहीं न कहीं इस तरह के बिज़नेस ट्रैप में फँस। देखिए, हर चीज़ में आप किसी को ब्लेम करने से अच्छा है पहले आप खुद अवेयर रहो और सेल्फ अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगली बार जब भी आप ऑप्शनल चूज़ करने जाइएगा, आप ऑप्शनल के बारे में सोचिएगा तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़रूरी से ध्यान दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, कभी-कभी क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने में मान लेते हैं एग्जांपल के लिए मैं बीएससी था, मैंने बीएससी फिजिक्स किया। स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं सोचता था फिजिक्स से मैं क्या करूँगा, फिजिक्स और मैं एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। अच्छी बात भी थी, कर भी सकता था। बट फिर मैंने जब एनालाइज़ किया तो मैंने एक चीज़ देखी कि जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो बीएससी लेवल में और इन यूनिवर्सिटी लेवल में उस फिजिक्स का लेवल जो यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस लेवल से मैच नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है, उस ग्रेजुएशन की पढ़ाई का लेवल यूपीएससी में एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस लेवल से मैच नहीं कर। साथ ही साथ हमारा कंपटीशन फिजिक्स में किससे है? तो आईआईटी के स्टूडेंट से है, आईआईएससी बैंगलोर के स्टूडेंट से, जो कहीं न कहीं ऑलरेडी हमसे कई कदम आगे हैं फिजिक्स की रिसर्च में, फिजिक्स की नॉलेज में और फिजिक्स की एप्लीकेबिलिटी में। तो ऑब्वियस सी बात है वो हमसे बेहतर मार्क्स लेके आएँगे और हम फिजिक्स के जाल में कहीं न कहीं ट्रैप हो जाएँगे। तो बेहतर है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप ऑप्शनल चूज करो। ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस भी बहुत अच्छा, पीएसआईआर भी बहुत अच्छा है, ऑप्शनल ज्योग्राफी भी बहुत अच्छा है, ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी भी बहुत अच्छा है, ऑप्शनल हिस्ट्री भी बहुत अच्छा है। बट ये डिपेंड करता है कि ऑप्शनल आप चूज कौन सा कर रहे हो। कभी भी ये देख के ऑप्शनल चूज मत करना कि पिछले 2 साल से टॉपर्स अच्छा इस सब्जेक्ट में आ रहे हैं तो इस साल ये सब्जेक्ट नहीं आने वाला। ये सब कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता। हर एक साल में हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक टॉपर और हर टॉपिक की अपनी स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी से उन्होंने काम किया। आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपने गाइडेंस लीजिए, अपने मेंटर से बात करिए और उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो बेहतर तरीके से रिजल्ट को ला पाएँगे, बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट। तो ऑप्शनल चूज़ करते वक़्त इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। अब एक और छोटे से सवाल पे आते हैं जो कल मुझे एक बच्चे ने पूछा कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू करूँ? यानी कि यूपीएससी की तैयारी किस एज से शुरू करें? तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बस बात बता दूँ कि मुझे बड़ा दुःख होता है जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने जाता हूँ और देखता हूँ कि 9वीं और 10वीं के बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पेरेंट्स ने उनको 10वीं क्लास में ही एडमिशन करा दिया है कि जाओ बेटा यूपीएससी की तैयारी। बेटा मैं तो खुद सिंपल सी बात बताऊँ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है कि आपको बचपने में उस चीज़ में झोंक देना जिसके बारे में आप जानते तक। अच्छा, एक और चीज़ होती है, अगर आप बहुत अर्ली एज पे यूपीएससी की तैयारी शुरू करोगे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ सुनिएगा। बहुत अर्ली एज पे जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हो तो देखो, पढ़ना तो सेम चीज़ है। अब सेम चीज़ को बार-बार पढ़ते-पढ़ते आप 2 साल रिपीट कर सकते हो, 3 साल रिपीट कर सकते हो, 4 साल रिपीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 10th में एडमिशन लिया हुआ है किसी कोचिंग में, तो आप 7 साल, 8 साल वही पढ़ रहे हो। आपको क्या होगा, सेम चीज़ से बोरियत हो जाएगी। क्योंकि कोचिंग में तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं रहे, कोचिंग में तो उतना ही पढ़ाएँगे। आपको भी उसी बैच में डाल रखा है जो फाउंडेशन वाला बैच है। वहाँ आप कुछ पल्ले पढ़ रहे ना, आप सिर्फ बने बैठे हुए हो कि हमको कुछ भी आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे गलत बात है। हाँ, ग्रेजुएशन स्टार्टिंग में जैसे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में आप स्टार्ट कर सकते हो। 10th क्लास 10th क्लास को तैयारी करने की एज थोड़ी है यार। 10th क्लास हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमें बेसिक्स जानने की ज़रूरत है, फंडामेंटल्स जानने की ज़रूरत है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि हमें किस एज पर प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ एक और बात आपको ध्यान रखनी है, वो बात क्या है? वो बात ये है कि जब भी आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप अपना खुद का माइंड मेकअप करके जाइए, किसी दूसरे से मोटिवेशन लेके जा रहे हैं, रील से मोटिवेशन जा रहे हैं, किसी यूट्यूब शॉर्ट से मोटिवेशन लेके जा रहे हैं, कहीं किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी सुन के मोटिवेशन लेके जा रहे हैं, किसी मूवी का मोटिवेशन लेके जा रहे हैं, तो आप जाके फँसने वाले हैं, वहाँ प्रॉब्लम आपको होनी ही होनी है। ये तय है, लिखित है कि वहाँ पर आपको समस्याएँ होंगी ही होंगी। इस बात से आप हमेशा अवगत रहिए। समझ में आई ये चीज़? तो आज इतना ही रखते हैं। फिर कोई नया टॉपिक पे बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाएँगे। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको चाहिए कि वीडियो आना चाहिए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद। जय हिंद। बाय-बाय।